हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये उत्तरदायित्व से संबंधित पाठ से है। उत्तरदायित्व, शासन के क्या उत्तरदायित्व हैं, तो इसका पहला सेशन आपके पास जा रहा है। इसका भी 3 सेशन आपके पास भेजूंगा। ये पहला सेशन आपके पास जा रहा। पहले सेशन का पहला प्रश्न, राज्य रूपी वृक्ष की जड़ कोश है। यह कथन किसका है? राज्य रूपी वृक्ष की जड़ कोश है। यह कथन किसका है? कौटिल्य का है, या मनु का है, या जवाहरलाल नेहरू का है, या सरदार पटेल का है? राज्य रूपी वृक्ष की जड़ कोश है। यह कथन किसका है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। कौटिल्य, मन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो राज्य रूपी वृक्ष की जड़ कोश है, ये कथन कौटिल्य महोदय का है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, सरकार वित्त है, यह विचार किसका है? सरकार वित्त है, यह विचार किसका है? ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड जॉर्ज, महात्मा गांधी या मनु का? उस सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दे भाई। ये उत्तरदायित्व से संबंधित ये पहला सेशन जा रहा है। इसके 3 सेशन आपके पास जाएंगे, तो दोस्तों के पास शेयर कर दें। और सब लोग इस चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और सेशन को पूरा देखें, तभी इसका लाभ मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 2, सरकार वित्त है, यह किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड जॉर्ज, महात्मा गांधी या मनु का? तो सरकार वित्त है ऐसा कहने वाले लॉर्ड जॉर्ज महोदय हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वित्त और प्रशासन का चोली दामन का साथ है और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। वित्त और प्रशासन का चोली दामन का साथ है और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? हर्बर्ट साइमन महोदय ने ऐसा कहा है, या अशोक चंदा ने कहा है, या एल.डी. व्हाइट ने कहा है, या मैक्स वेबर ने? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। वित्त और प्रशासन का चोली दामन का साथ है और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा कथन एल.डी. व्हाइट महोदय का है। एल.डी. व्हाइट। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। एल.डी. व्हाइट ने कहा था वित्त और प्रशासन का चोली दामन का संबंध है, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक प्रशासनात्मक कार्य के वित्तीय पहलू होते हैं और इन्हें प्रशासन से वैसे ही अलग नहीं किया जा सकता है जैसे मनुष्य से उसकी छाया को पृथक करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है? प्रश्न को फिर से समझ लें। प्रत्येक प्रशासनात्मक कार्य के वित्तीय पहलू होते हैं और उन्हें प्रशासन से वैसे ही अलग नहीं किया जा सकता है जैसे मनुष्य से उसकी छाया को पृथक करना संभव नहीं है, ये कथन किसका है? एल.डी. व्हाइट का, या कौटिल्य का,
या फ्रेडरिक टेलर का या अशोक चंदा का? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दें भाई। तो अभी इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपके सामने आया था, तो उसका उत्तर एल्डिहाइड हुआ था। तो ऐसा वाक्य भी प्रत्येक प्रशासनात्मक कार्य के वित्तीय पहलू होते हैं और इन्हें प्रशासन से वैसे ही अलग नहीं किया जा सकता है जैसे मनुष्य से उसकी छाया को पृथक करना संभव नहीं है। ये कथन भी एल्डिहाइड महोदय का है भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, वित्त लोक प्रशासन को संचालित करने वाली शक्ति है। यह कथन किसका है? वित्त लोक प्रशासन को संचालित करने वाली शक्ति है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 5, फ्रेडरिक टेलर का है ये कथन, या ग्लैडन का है, या मैक्स वेबर का है, या एल्टन मेयो का है? प्रश्न नंबर 5, वित्त लोक प्रशासन को संचालित करने वाली शक्ति है, ये कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 5 का भाई उत्तर बताएं। तो ये कथन, ऐसा कथन कहने वाले ग्लैडन महोदय है भाई। ऐसा कथन कहने वाले ग्लैडन महोदय। ग्लैडन ने कहा था वित्त लोक प्रशासन को संचालित करने वाली शक्ति है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, कुशल शासन की समस्या के अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 6, कुशल प्रशासन की समस्या के अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है। ये कथन किसका है? फ्रेडरिक महोदय का है, या ग्लैडन ने कहा है, या एल्टन मेयो ने कहा है, या बिलोबी ने कहा है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे भाई। किसने कहा है कुशल शासन की समस्या के अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है? तो ये कहा था बिलोबी महोदय ने भाई। बिलोबी महोदय। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। बिलोबी महोदय ने कहा था कुशल शासन की समस्या के अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त प्रशासन का जीवन रक्त है, वित्त प्रशासन का दर्शन है, प्रशासनिक इंजन का ईंधन वित्त है, वित्त प्रशासन की चालक शक्ति है। तो प्रश्न नंबर 7 का भाई उत्तर बताएं। प्रश्न नंबर 7, चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें। तो भाई वित्त प्रशासन का जीवन रक्त है, सही है। प्रशासनिक इंजन का ईंधन वित्त है, सही है। वित्त प्रशासन की चालक शक्ति है, सही है। पर वित्त प्रशासन का दर्शन है, ये गलत लिखा गया है। वित्त प्रशासन का दर्शन है, ये गलत लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सही नहीं ये पूछा गया,
तो ऑप्शन बा वित्त प्रशासन का दर्शन है, ये सही नहीं है। यही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वित्तीय योजना बनाने का कार्य, वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है या विधायन कार्य है या न्यायिक कार्य है या अर्ध न्यायिक कार्य है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे भाई। वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है या विधायन कार्य है या न्यायिक कार्य है या अर्ध न्यायिक कार्य है। तो वित्तीय योजना बनाने का कार्य भाई प्रशासनात्मक कार्य है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं भाई। वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है, क्यों है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा। वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है क्योंकि यह कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है या प्रशासन के पास तथ्य एवं आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर आय व्यय के संबंध में अंतिम निर्णय किया जाता है या प्रशासन वित्त संबंधी कार्यों का विशेषज्ञ होता है या प्रशासन वित्त का संरक्षक होता है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है क्योंकि भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई ये है वित्तीय योजना बनाने का कार्य प्रशासनात्मक कार्य है क्योंकि वित्तीय प्रशासन बनाने के लिए प्रशासन के पास तथ्य एवं आंकड़े होते हैं जिसके आधार पर आय व्यय के संबंध में अंतिम निर्णय किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 10। वित्तीय प्रशासन का कार्य करने वाला अंग नहीं है। वित्तीय प्रशासन का कार्य करने वाला अंग नहीं है। ये वित्तीय प्रशासन का कार्य कार्यपालिका नहीं करती या संसद या लेखा निरीक्षण करने वाली संगठन या न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे भाई। वित्तीय प्रशासन का कार्य करने वाला अंग नहीं है। तो वित्तीय प्रशासन का कार्य करने में कार्यपालिका करती है, संसद भी करती है, लेखा निरीक्षण करने वाले संगठन भी करते हैं, पर वित्तीय प्रशासन का कार्य करने वाला अंग न्यायपालिका नहीं। इसका कार्य है न्याय करना भाई, इसका कार्य है न्याय करना। समझिए। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11। कार्यपालिका की ओर से वित्त विभाग या मंत्रालय, जो भी समझें, निम्नलिखित वित्तीय कार्य करता है। कार्यपालिका की ओर से वित्त विभाग निम्नलिखित वित्तीय कार्य करता है। तो ये बताना है क्या वित्तीय कार्य करता है। प्रश्न नंबर 11। वार्षिक बजट की आवश्यक तैयारी करता है। बजट को विधायिका से पारित कराना रहता है। बजट द्वारा लाए गए करों को एकत्रित करना होता है या उपयुक्त तीनों। तो कार्यपालिका की ओर से वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग निम्नलिखित वित्तीय कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो बजट, वार्षिक बजट की आवश्यक तैयारी करता है। वार्षिक बजट की
आवश्यक तैयारी करता है, बजट को विधायिका से पारित कराता है, बजट द्वारा लाए गए करों को एकत्रित करता है। ये तीनों सही हैं, तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, बजट शब्द। बजट शब्द कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से निकला है, आपसे ये पूछा जा रहा। बजट शब्द किस शब्द से निकला है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लैटिन भाषा के बूजट शब्द से निकला है, या अंग्रेजी भाषा के बूजट शब्द से निकला है, या फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है, या हिंदी भाषा के बूजट शब्द से निकला है। प्रश्न नंबर 12 उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बजट शब्द किस भाषा के शब्द से निकला है, किस भाषा से निकला है? बजट शब्द किस भाषा से निकला है, उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बूजट का अर्थ है चमड़े का थैला। अब आपको बताना है किस भाषा से निकला है। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से, फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से निकला है भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भाई देख लें। बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है। बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है। वह एक साथ ही एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दे भाई। बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है। वह एक साथ ही एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए। ये कथन किसका है? ग्लैडन का है, या ब्लोबी का है, या अशोक चंदा का है, या जवाहरलाल नेहरू का? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा कथन कहने वाले ब्लोबी महोदय हैं भाई। ब्लोबी महोदय ने कहा था बजट आमदनियों तथा खर्चों के अनुमान मात्र से बहुत अधिक है। वह एक साथ ही एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। तो क्या लक्षण नहीं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन, विधायिका की एक लघु समिति बजट बनाती है। विधायिका की एक लघु समिति बजट बनाती है। विधायिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। फिर ऑप्शन सा, कार्यपालिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। भाई कार्यपालिका बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, ऐसा नहीं है। कार्यपालिका बजट को नियंत्रित करती है। तो अब आप के सामने प्रश्न और ऑप्शन दोनों हैं। व्यवस्थापिका बजट के संबंध, बजट का लक्षण है। व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है।
कार्यपालिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसा नहीं है, यही लक्षण नहीं है। और तीनों लक्षण देख लेते हैं। ये 3 लक्षण हैं। विधायिका की एक लघु समिति बजट बनाती है, लक्षण है। विधायिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, लक्षण है। कार्यपालिका बजट को नियंत्रित करती है, लक्षण है। ऑप्शन सा, कार्यपालिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, ये लक्षण नहीं है। और प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यपालिका ही बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, ये गलत है, लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, कार्यपालिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। कार्यपालिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। कार्यपालिका बजट को तैयार करती है, विधायिका बजट को तैयार करती है, विधायिका बजट को स्वीकृति प्रदान करती है, कार्यपालिका ही बजट को क्रियान्वित करती है। तो वही इससे पहले जो प्रश्न आया सेम, आप उस प्रश्न में आपको थोड़ा घुमाया गया है, सेम प्रश्न वही है, बस आप उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 15, कार्यपालिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। तो क्या लक्षण नहीं है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें भाई। कार्यपालिका प्रणाली के, वहां विधायिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं पूछा गया है। इससे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया विधायिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है, तो उसमें आपका क्या लक्षण नहीं था? विधायिका कार्यपालिका बजट को तैयार करती है, यही गलत था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कार्यपालिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा वहाँ कार्यपालिका नहीं तैयार करती और यहाँ विधायिका बजट को तैयार नहीं करती। ये लक्षण कार्यपालिका प्रणाली बजट का है भाई। विधायिका प्रणाली में विधायिका बजट बनाती है, कार्यपालिका प्रणाली में कार्यपालिका बजट तैयार करती है। विधायिका प्रणाली में विधायिका बजट को स्वीकृति देती है, कार्यपालिका प्रणाली में कार्यपालिका बजट को स्वीकृति देती है। विधायिका प्रणाली में कार्यपालिका ही बजट को नियंत्रित करती है विधायिका प्रणाली में, और यहाँ कार्यपालिका भी विधायिका बजट को नियंत्रित करती है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बा, विधायिका ही बजट को तैयार करती है। ये लक्षण कार्यपालिका प्रणाली के बजट का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, आज बजट निर्माण की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। आज बजट निर्माण की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है भाई? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवस्थापिका बजट, व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट, या कार्यपालिका प्रणाली का बजट, या मंडल या आयोग प्रणाली का बजट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज बजट निर्माण की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली कौन सी भाई? बजट को कार्यपालिका तैयार करे। कार्यपालिका बजट प्रणाली आज बजट निर्माण की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। आज बजट निर्माण की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है? कार्यपालिका प्रणाली का बजट। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बजट निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है। बजट निर्माण का प्रमुख सिद्धांत क्या है? वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता, अर्थात ऑप्शन दा उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
बजट निर्माण का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसमें वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, प्रशुद्धता सभी आ जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18, बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है अवसान का नियम, अनामता, नगद आधार या अस्पष्टता। तो भाई बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो ये अवसान का सिद्धांत बजट निर्माण का सिद्धांत है। नगद आधार भी बजट निर्माण सिद्धांत का आधार है, बजट निर्माण का सिद्धांत है। अस्पष्टता भी बजट निर्माण का सिद्धांत है। अनामता का सिद्धांत लोक सेवा से संबंधित भाई, अनामता का सिद्धांत लोक सेवक से संबंधित है भाई, समझिए। तो यही सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन बा अनामता। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो अनामता लोक सेवक से संबंधित है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए भाई सेम ही प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बताएं भाई। तटस्थता या संतुलित बजट या एकता या व्यापकता। प्रश्न नंबर 19 बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है, और ये आपके सामने अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसको आप बार बार देख के सरल प्रश्नों में बदल दें। इसको बार बार देखेंगे आपके लिए सरल प्रश्न लगने लगेंगे। तो बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो तटस्थता जो लिखा है, तटस्थता ऑप्शन आ, ये लोक सेवक से संबंधित भाई, लोक सेवक से संबंधित हैं, समझिए। संतुलित बजट बजट निर्माण का सिद्धांत है। एकता बजट निर्माण का सिद्धांत है। व्यापकता बजट निर्माण का सिद्धांत है, पर तटस्थता लोक सेवक से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, बजट निर्माण के वार्षिकता के सिद्धांत का यह अर्थ नहीं है। भाई क्या अर्थ नहीं है? तो आपको इसमें 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि वो वार्षिकता के सिद्धांत के अर्थ हैं। एक ऐसा मिलेगा अर्थ नहीं है, तो आपको यही पता लगाना है। प्रश्न नंबर 20, बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है, सही है, ये अर्थ है। एक वर्ष के बाद पुराने बजट को ही दोबारा पारित कर दिया जाता है, ये वार्षिकता बजट निर्माण के वार्षिकता सिद्धांत का अर्थ नहीं है कि एक पुराने वर्ष के बजट को नए वर्ष में दोबारा पारित कर दिया जाए। ये वार्षिकता के सिद्धांत का अर्थ नहीं है। वो आपसे पूछा जा रहा अर्थ नहीं है, तो आपका उत्तर तो मिल गया ऑप्शन बा। पर बजट निर्माण के वार्षिकता के सिद्धांत का अर्थ कौन है, ये भी यहाँ जान लेते हैं। बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर बजट द्वारा स्वीकृत कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, ये भी अर्थ है। वर्ष की समाप्ति पर बजट द्वारा स्वीकृत कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, नए वर्ष के लिए नया बजट पारित करवाना पड़ता है,
तो बजट निर्माण के वार्षिकता सिद्धांत का अर्थ आप समझ गए। ऑप्शन आ, सा और दा सही अर्थ हैं। पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन बा। 1 वर्ष के बाद पुराने बजट को दोबारा पारित कर दिया जाता है, यही अर्थ नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 भाई देख लें। प्रश्न नंबर 21, लाइन आइटम बजट का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। लाइन आइटम बजट का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। बजट के इस रूप में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत व्यय अनुमानों को इंगित करते समय व्यय को प्रत्येक मद की पंक्तिवार लिखा जाता है। जरूरत पड़ने पर व्यय की राशि एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तांतरित की जा सकती है या व्यवस्थापक द्वारा हर एक अलग व्यय मद के लिए स्वीकृति दी जाती है। आपसे पूछा जा रहा लाइन आइटम बजट का निम्नलिखित में से लक्षण नहीं है, तो लक्षण ऑप्शन सा देखें। जरूरत पड़ने पर व्यय की राशि एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तांतरित की जाती है, ये लक्षण नहीं है भाई, ये लक्षण नहीं है। लाइन आइटम बजट का लक्षण है बजट के इस रूप में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत व्यय अनुमानों को इंगित करते समय व्यय को प्रत्येक मद की पंक्तिवार लिखा जाता है। व्यवस्थापक द्वारा हर एक अलग व्यय मद के लिए स्वीकृति दी जाती है। तो ये ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन दा लक्षण हैं लाइन आइटम बजट के। लक्षण नहीं है तो ऑप्शन सा, जरूरत पड़ने पर व्यय की राशि एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तांतरित की जा सकती है, यही लक्षण नहीं और यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 22, यदि एक कार खरीदने के लिए स्वीकृति दी गई हो तो किस प्रकार के बजट में उसके स्थान पर एक क्लर्क की नियुक्ति अथवा एक फोटो जीरोक्स मशीन की खरीद का कार्य नहीं किया जा सकता? प्रश्न को फिर से समझें। यदि एक कार खरीदने के लिए स्वीकृति दी गई हो तो किस प्रकार के बजट में उसके स्थान पर एक क्लर्क की नियुक्ति अथवा एक फोटो जीरोक्स मशीन की खरीद का कार्य नहीं किया जा सकता? तो प्रश्न नंबर 22 में ये एक मुश्त बजट में ऐसा नहीं होता, या लाइन आइटम बजट में नहीं होता, या निष्पादन बजट में, या ऊपर में से कोई नहीं। तो अभी इससे पहले जो आप प्रश्न देखें उसमें ऐसी व्यवस्था किस बजट में थी? लाइन आइटम बजट में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बजट की प्रमुख अवस्थाएं या चरण क्या हैं? बजट की प्रमुख अवस्थाएं या चरण क्या हैं? बजट निर्माण, बजट पर व्यवस्थापक की स्वीकृति, बजट को कार्यान्वित करना, या उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दें भाई। तो बजट की प्रमुख अवधारणा या चरण है बजट निर्माण करना, बजट पर व्यवस्थापक की स्वीकृति देना, पास करवाना, या बजट को कार्यान्वित करना।
यानी कि आपका प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, एक अच्छे बजट का गुण है। एक अच्छे बजट का गुण क्या है भाई? आय एवं व्यय के मध्य संतुलन रखना। आय और व्यय के मध्य संतुलन। अत्यधिक घाटे का बजट नहीं भाई, ये गुण नहीं। अत्यधिक लाभ का बजट, ये भी गुण नहीं। और एक अच्छे बजट का गुण है आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन अ आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक अच्छे बजट का गुण है आय एवं व्यय के मध्य संतुलन। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 25, बजट के अनुमान यथासंभव विशुद्ध होने के चाहिए, जिसका अर्थ है बजट के अनुमान यथासंभव विशुद्ध होने चाहिए, जिसका अर्थ है बजट की भाषा सुगम एवं सुबोध होनी चाहिए। वह सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बजट में दर्शाया गया है, या आय एवं व्यय के मध्य संतुलन होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बजट के अनुमान यथासंभव विशुद्ध होने चाहिए, जिसका अर्थ है भाई, जिसका अर्थ है वह सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होनी चाहिए। वह सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होना चाहिए। बजट अनुमान यथासंभव विशुद्ध होने चाहिए, जिसका अर्थ वह सूचनाएं जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो ठीक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, मंडल या आयोग प्रणाली का बजट कहाँ अपनाया जाता है? मंडल या आयोग प्रणाली का बजट कहाँ अपनाया जाता है? प्रश्न नंबर 26, इंग्लैंड में ऐसा बजट अपनाया जाता है, या भारत के कुछ राज्यों में, या फ्रांस में, या अमेरिका के कुछ राज्यों में। मंडल या आयोग प्रणाली का बजट, मंडल या आयोग प्रणाली का बजट कहाँ अपनाया जाता है? इंग्लैंड में, भारत के कुछ राज्यों में, फ्रांस में, या अमेरिका के कुछ राज्यों में। तो भाई मंडल या आयोग प्रणाली का बजट अमेरिका के कुछ राज्यों में अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से ये बजट प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा, बजट के बारे में। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आधुनिक बजट के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम होते हैं। आधुनिक बजट के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम होते हैं। बजट प्रशासनिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली यंत्र है। बजट प्रशासनिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली यंत्र है। बजट प्रशासनिक व्यवस्था का हृदय है। तो आपसे पूछा जा रहा कौन सा वक्तव्य सही है? तो आधुनिक बजट के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम होते हैं, सही है। बजट प्रशासनिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली यंत्र है, सही है। बजट प्रशासनिक व्यवस्था का हृदय है, सही है। तो ये तीनों सही हैं। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है?
प्रश्न नंबर 28 का उत्तर दें भाई। भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 जनवरी से, या 1 अप्रैल से, या 1 जुलाई से, या 31 मार्च से? भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? ये भाई 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में संघीय स्तर पर 1 बजट होता है, या 2 बजट होता है, या 3 बजट होता है, या 4 बजट होता है? भारत में संघीय स्तर पर कितने बजट होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में संघीय स्तर पर बजट कितने प्रकार का होता है, इससे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और सेशन को भाई शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने ले आएं। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें। और साथ में ये बता रहे हैं, ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला। इसके बाद हम आपके लिए रिवीजन क्लास में कम प्रश्नों को रखकर उसकी विधिवत व्याख्या करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तो प्रश्न नंबर 29, भारत में संघीय स्तर पर भाई 1 बजट होता है। 1 बजट होता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, वित्त मंत्रालय बजट अनुमानों की सूक्ष्म जांच करने में सक्षम विभाग है। वित्त मंत्रालय बजट अनुमानों की सूक्ष्म जांच करने में सक्षम विभाग है, क्योंकि भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ये अन्य मंत्रालयों से उच्चतम मंत्रालय है, या स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं है, यह वित्तीय मामलों में अधिक योग्य है, या इसके अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वित्त मंत्रालय बजट अनुमानों की सूक्ष्म जांच करने में सक्षम होते हैं। क्यों भाई होते हैं? ये स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं है भाई, यह स्वयं खर्च करने वाला विभाग नहीं है, इसलिए वित्त मंत्रालय बजट अनुमानों की सूक्ष्म जांच करने में सक्षम विभाग है भाई। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, यदि वित्त मंत्री को जलाशय में पानी एकत्र करने तथा पानी के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण रखने का हक प्राप्त होना चाहिए। ये कथन किसका है? इस प्रश्न को आप फिर से समझें। यदि वित्त मंत्री को जलाशय में पानी एकत्रित करने तथा पानी के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण रखने का हक प्राप्त होना चाहिए। ये कथन मास्टरमैन समिति का है, या हूवर कमीशन का, या हॉल्डन समिति का, या फुलटन समिति का? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा कथन, ऐसा विचार व्यक्त किए हैं हॉल्डन समिति। हॉल्डन समिति। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। हॉल्डन समिति ने कहा था, यदि वित्त मंत्री को जलाशय में पानी एकत्रित करने तथा पानी के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण रखने का हक प्राप्त होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32,
सभी मंत्रालय यह जानते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके द्वारा मांगी जाने वाली राशि में कमी कर देगा, अतः वे व्यय के अनुमान प्रारंभ से ही बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 32 को फिर समझें। सभी मंत्रालय यह जानते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके द्वारा मांगी जाने वाली राशि में कमी कर देगा, अतः वे व्यय के अनुमान प्रारंभ से ही बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ये कथन किसका है? पॉल एपलबी का, या अशोक चंदा का, या जवाहरलाल नेहरू का, या लक्ष्मीकांत झा का? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा कथन कहने वाले, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले पॉल एपलबी हैं। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों का भाग नहीं है। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों का भाग नहीं है, तो वही क्या नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, अस्थायी प्रभार अथवा अस्थायी व्यय। ऑप्शन बा, प्रचलित योजनाएं अथवा कार्यक्रम। सा, अनुदानों की मांगे। द, नई योजनाएं अथवा नया कार्यक्रम। तो प्रश्न नंबर 33, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों का भाग क्या नहीं है? ये नहीं भाई, अनुदानों की मांग। अनुदानों की मांग। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की अभियाचिकाओं को एकत्रित कर तथा वित्तीय मामलों में संपूर्ण मंत्रिपरिषद के निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र तैयार करता है। इसे क्या कहते हैं? प्रश्न को फिर समझने का प्रयास करें। वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की अभियाचिकाओं को एकत्रित कर तथा वित्तीय मामलों में संपूर्ण मंत्रिपरिषद के निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र तैयार करता है। तो भाई इसे क्या कहते हैं? संचित निधि कहते हैं, या बजट कहते हैं, या कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या पूरक अनुदान कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 34, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही बजट कहते हैं। इसे ही बजट कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को क्या कहते हैं? मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या प्रतीक कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या उपर्युक्त तीनों से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव कहते हैं भाई। बजट में मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जानी चाहिए।
इस कटौती को कहते हैं नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, मांग की धनराशि में से विशिष्ट धनराशि कम कर दी जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अभी ये आपसे पूछा गया नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव के बारे में। अब ये पूछा जा रहा प्रश्न नंबर 36, मांग की धनराशि में से विशिष्ट धनराशि कम कर दी जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, या मितव्ययिता संबंधी कटौती प्रस्ताव, या प्रतीक कटौती प्रस्ताव, या उपर्युक्त तीनों से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो मांग की धनराशि में विशिष्ट धनराशि कम कर देनी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को मितव्ययिता संबंधी प्रस्ताव कहते हैं। मितव्ययिता संबंधी कटौती प्रस्ताव कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, मांग की धनराशि में से 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। मांग की धनराशि में से 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर दे भाई। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, या मितव्ययिता संबंधी कटौती प्रस्ताव, या प्रतीक कटौती प्रस्ताव। मांग की धनराशि में से 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को क्या कहेंगे? प्रतीक कटौती भाई। प्रतीक कटौती, ये 1 रुपये की कटौती, ये एक मुश्त है, ये 100 रुपये कटौती। तो प्रश्न नंबर 37, प्रश्न, मांग की धनराशि में से 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। इस कटौती प्रस्ताव को प्रतीक कटौती कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव का लक्ष्य है। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव का लक्ष्य है सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाना, सरकार का ध्यान किसी विशिष्ट शिकायत की ओर आकृष्ट करना होता है, संपूर्ण सरकार या विभाग विशेष की नीति की आलोचना करना होता है, या उपर्युक्त तीनों। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव का क्या लक्ष्य होता है भाई? प्रश्न नंबर 38 का उत्तर दें। तो नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव का लक्ष्य होता है, प्रश्न नंबर 38, संपूर्ण सरकार या विभाग विशेष की नीति की आलोचना करना। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39, प्रतीक कटौती प्रस्ताव का लक्षण नहीं है। प्रतीक कटौती प्रस्ताव का लक्षण नहीं है। सरकार का ध्यान किसी विशिष्ट शिकायत की ओर आकृष्ट करना होता है, या जो वाद विवाद होते हैं उनका लक्ष्य मितव्ययिता के उपायों की खोज करना होता है, या वाद विवाद प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित रहता है, या यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाते, यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाते हैं तो अध्यक्ष उन्हें मतदान के लिए प्रस्तुत कर देता है। तो प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 39, प्रतीक कटौती प्रस्ताव का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 39, तो इसका लक्षण पहले देख लेते हैं कौन सा है। सरकार का ध्यान किसी विशिष्ट शिकायत की ओर आकृष्ट करना होता है, ये लक्षण है। जो वाद विवाद होते हैं उनका लक्ष्य मितव्ययिता के उपायों की खोज करना होता है। भाई ये
लक्षण नहीं है। वाद विवाद प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित रहता है, ये लक्षण है। यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाते हैं तो अध्यक्ष उन्हें मतदान के लिए प्रस्तुत कर देता है, ये भी लक्षण है। तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो वाद विवाद होते हैं उनका लक्ष्य मितव्ययिता के उपायों की खोज करना होता है, ऐसा नहीं है, ये लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40। ये प्रस्ताव प्रशासन को पीटने के लिए संसद के सदस्यों को एक छड़ी प्रदान करते हैं। यह वक्तव्य किस पर लागू होता है भाई? ये प्रस्ताव प्रशासन को पीटने के लिए संसद के सदस्यों को एक छड़ी प्रदान करते हैं। यह वक्तव्य किस पर लागू होता है? निंदा प्रस्ताव पर, कटौती प्रस्ताव पर, अविश्वास प्रस्ताव पर या काम रोको प्रस्ताव पर भाई? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये प्रस्ताव प्रशासन को पीटने के लिए संसद के सदस्यों को एक छड़ी प्रदान करते हैं। ये वक्तव्य लागू होता है कटौती प्रस्ताव पे भाई। कटौती प्रस्ताव प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41। मांगों पर मतदान होने के पश्चात लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? मांगों पर मतदान होने के पश्चात लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? धन विधेयक या साधारण विधेयक या विनियोग विधेयक या वित्त विधेयक भाई? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर दें। मांगों पर मतदान होने के पश्चात लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है विनियोग विधेयक। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 42। विनियोग विधेयक का लक्षण नहीं है। विनियोग विधेयक का लक्षण नहीं है। यह विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत मांगों को कानूनी रूप देता है, ये लक्षण है। इसे पारित करते समय मांगों पर कोई वाद विवाद नहीं होता, केवल प्रशासकीय नीति के बारे में बहस होती है, ये भी लक्षण है। यह विधेयक व्ययों को करने हेतु भारत की संचित निधि से धन निकालने का प्राधिकार देता है, ये भी लक्षण है। इसमें नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव होते हैं, ये लक्षण नहीं है। ऐसी व्यवस्था विनियोग विधेयक में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। विनियोग विधेयक में विनियोग विधेयक में नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43। यह राष्ट्रपति को एक प्रकार से अस्थायी रूप से दी गई अगाऊ की धनराशि या पेशगी है, जिससे राष्ट्रपति सर्वथा अचिंतित और अकल्पित आपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक व्यय इस निधि से उस समय तक कर सके जब तक इसके लिए संसद द्वारा आवश्यक स्वीकृति नहीं ली जाती है। इस वक्तव्य से किस ओर संकेत किया गया है भाई? प्रश्न नंबर 43। फिर से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। वो कौन सी निधि के बारे में पूछा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति को एक प्रकार से अस्थायी रूप से दी गई अगाऊ धन की राशि या पेशगी है, जिससे राष्ट्रपति सर्वथा अचिंतित और अकल्पित आपत्तियों का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक व्यय इस निधि से उस समय तक कर सके जब तक इसके लिए
संसद द्वारा आवश्यक स्वीकृत नहीं ली जाती। इस वक्तव्य का संकेत किया जा रहा है, इस वक्तव्य को किस ओर संकेतित किया जा रहा है? आकस्मिक निधि की ओर भाई। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। संचित निधि से नहीं, लोक लेखा से नहीं, पूरक से नहीं, अनुदान से नहीं, आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 लोकसभा को ऐसा व्यय भी स्वीकृत करने की शक्ति है। लोकसभा को ऐसा व्यय भी स्वीकृत करने की शक्ति है जिसका ब्यौरा बजट में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस विशिष्ट सेवा के विस्तृत आकार अथवा अनिश्चित स्वरूप के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। इस व्यय को किस नाम से पुकारते हैं? प्रश्न नंबर 44 इसको प्रत्ययानुदान कहते हैं, या लेखा अनुदान, या संचित निधि, या पूरक अनुदान। लोकसभा को ऐसा व्यय भी स्वीकृत करने की शक्ति है जिसका ब्यौरा बजट में नहीं दिया जाता, क्योंकि उस विशिष्ट सेवा के विस्तृत आकार अथवा अनिश्चित स्वरूप के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। इस व्यय को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्ययानुदान से भाई। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45 लेखा अनुदान किसे कहते हैं? लेखा अनुदान किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन देख लें। यदि किसी विभाग के लिए स्वीकृत की गई धनराशि अपर्याप्त सिद्ध होती है तो राष्ट्रपति लेखा अनुदान पारित करवाते हैं। गलत है। बजट प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर खर्चे की अनुमति प्रदान करना भाई ही लेखा अनुदान कहलाता है। लेखा अनुदान किसे कहते हैं? बजट प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर खर्च करने की अनुमति प्रदान करना ही लेखा अनुदान कहते हैं। तो अब लेखा अनुदान किसे कहते हैं, ये इसका उत्तर आपको मिल गया है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर स्वीकृत धनराशि की अपेक्षा अधिक धन व्यय हो जाता है तो अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। ये गलत। ऑप्शन 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। तो इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। इस सेशन से हम आपके पास कोशिश रहेगी कि भाई 3 सेशन में पूरा ये अध्याय आपके पास जितने इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके पास भेज दूं। अगर 3 में नहीं हो पाएगा तो इसका 4 सेशन कोशिश रहेगी। 3 सेशन में आपके पास पूरा इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके पास पहुंच जाए। यदि नहीं हो पाता है तो 4 सेशन में इस अध्याय से, इस टॉपिक से 4 सेशन में सारे प्रश्नों को आपके पास भेजेंगे। तो चलिए इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।